नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम राज्य व्यवस्था के एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आज हम बात कैग की करने जा रहे हैं, ठीक है। CAG कैग, जिसका 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 बात जो है वो आर्टिकल 148 में किया गया है, ठीक है। कैसे ये कैग काम करता है, किनके ऊपर भारी पड़ता है, किनके अधीन काम करता है, कैसे इसकी नियुक्ति है, कैसे इसकी नियुक्ति होती है, इन सारी चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि कैग से जो भी प्रश्न बने उसे हम अपनी परीक्षा हाल में बना सकें और हम यहाँ पे फंसे नहीं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी रात के 3 बज रहे हैं, मैं उठ करके वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अच्छा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फालतू बात, काम की बात करेंगे। पसंद आएगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की। 1 मिनट बस मुझे दीजिए ताकि थोड़ा सही से बैठ जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कैग का जो पद होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि ये हर एक चीज़ को ऑडिट तो करेगा ही, जितना भी अनुदान है, रुपया पैसा है, ठीक है, संचित निधि की अभी हम बात करेंगे, उन सब पर इसकी नज़र होती है, सबको ये कंट्रोल करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शक्तियों को सीमित भी रखा गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि साल भर में अपनी जो ये रिपोर्ट जब पेश करेगा तो उसमें अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो भारत में एक महत्वपूर्ण पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का माना जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए बीच बीच में डिस्टर्बेंस होगा, इसके लिए मैं पहले माफ़ी मांग लूँ, ठीक है। लेकिन वीडियो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं लेट नहीं कर सकता हूँ, और आवाज़ में भी मेरी वेरिएशन हो रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो समस्त, देखिए, समस्त जो, हाँ यहाँ पे है, सुबह में पॉइंटर में नहीं दिखता है जल्दी साहब। तो देखिए, जितना भी वित्तीय प्रणाली होगा, ठीक है, वित्तीय प्रणाली, ठीक है, उन सब पर इस मान लीजिए कैग है, ठीक है, कैग। तो ये क्या करता है, इन सब पर नियंत्रण करता है ये, ठीक है। इन सब पर जितना भी वित्तीय प्रणाली होगा ना, सब पर ये नियंत्रण करेगा। अच्छा, डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बताइए कि कैग का बात किस में किया गया है। तो आर्टिकल 148, इसमें हम कैग की बात करेंगे, ठीक है। कैग की ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप लोग याद करिए, चाहे नोट करिए, चाहे जैसे भी करके अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि आर्टिकल 148 जो है ये कैग से रिलेटेड है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति वही करेगा जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, और आर्टिकल 148 में इसका जिक्र किया गया है। अच्छा, आगे देखते हैं। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक भी होता है। जैसे मान लीजिए कि जो भी पब्लिक में जो भी जैसे नहीं होता है कि सार्वजनिक संपत्तियाँ क्या होती हैं, बड़ा बड़ा फील्ड हो गया, बड़ा मैदान हो गया, ठीक है, जहाँ पर कोई अवैध कब्जा न कर ले, ये सब सार्वजनिक संपत्ति आती है, जहाँ पे सभी लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होता है। तो उन सब का जो नियंत्रण जो करता है अपने अधीन, उसको कौन करता है, उसको कैग करता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप सब तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है, कैग होता है, जिसकी बात
148 में की गई है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा पैर सही कर ले। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसका कार्यकाल का। कार्यकाल डायरेक्ट क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं यहाँ से। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, उम्र कितनी होनी चाहिए इसकी? तो इसका जो एज होता है, यदि इससे पूर्व वो 65 वर्ष की आयु अगर प्राप्त कर लेता है तो वो अवकाश ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर वो 65 वर्ष का नहीं है तो अपना काम करता रहेगा। 65 वर्ष पर सेवा निवृत्त, ऐसे आप इसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो बन गया आपका कैग कितने साल में? 58 साल में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप 6 साल ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया? 54 साल में वो रिटायर हो जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि इसका कार्यकाल 6 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो 62 साल की उम्र में बन रहा है, तो वो क्या करेगा? वो पूरा अपना 65 साल तक जाएगा। यानी कि या तो अपने वो 65 साल की अवस्था को पूरा कर ले, या तो अपना वो 6 साल का कार्यकाल पूरा कर ले। दोनों में से कोई एक चीज़ पूरा हो जाएगा, अपने पद से हट जाएगा। और दोनों चीज़ मैंने बता दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब ये सेवानिवृत्त हो गया, सेवानिवृत्त ये हो गए। ठीक है, तो क्या ये भारत सरकार के अधीन कोई पद को धारण कर सकते हैं? तो सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण नहीं, ये कोई भी प्रकार का पद धारण नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अच्छा, देखिए, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति तो की जाती है। ठीक है, लेकिन इसे उसी रीति रिवाज से हटाया जा सकता है जैसे कि संसद के दोनों सदनों में समावेशन पर हटाया जा सकता है। ठीक है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, उसी प्रकार से ये भी हटता है। जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है। ठीक है, तो ये कैसे हटता है भाई? इसको हटाने के लिए इसको आप क्या करेंगे? इस पर कदाचार लगा देंगे। ठीक है, कदाचार, या तो असमर्थ है ये, मतलब आप सीधे सीधे कह देंगे कि इनका जो पॉलिसी है, जो इनका जो निर्णय है, जो भी ये काम कर रहे हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो आप ये वाला काम कर देंगे, कदाचार वाला कर देंगे, ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कह देंगे कि ये जज महोदय जो हैं, ये मतलब समर्थ ही नहीं है, ये काम ही नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो इनको हम क्या करेंगे? असमर्थ करके इनको हटा देंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना कोई खेल नहीं है। ऐसा नहीं कि आप रात में सो के उठें, सुबह मन कर दिया कि इसको हटा दिया जाए, इसको रख दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है हमारे देश में? कॉन्स्टिट्यूशन, संसद कह रहा हूँ, संविधान। पार्लियामेंट थोड़े ना है, सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। ठीक है, सबसे ऊपर ठीक है, क्या है? संविधान है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, हम लोग इसके नीचे ही आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कैसे, तो ये हटाए कैसे जाते हैं? आप कदाचार या तो लगा सकते हैं, या तो असमर्थता लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने ये दोनों चीज़ लगा दिया, अब क्या होगा कि अब जो होगा वो संसद के आप दोनों सदनों में आप जाएंगे। ठीक है, संसद के दोनों सदनों से, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा से, यहाँ से इसको पारित करवा करके आप इसको हटा सकते हैं। इतना बुरा बताने का कारण यही है, वजह यही है कि बस आप इतना ध्यान रखिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाने का प्रक्रिया है, ठीक वही प्रक्रिया कैग को भी हटाने का है। समझ रहे हैं? यानी इनको भी हटाने के लिए संसद में लोकसभा और राज्यसभा से हम क्या करेंगे? दोनों सदनों को समावेदन पर इनको हटा सकते हैं। जब तक दोनों सदन नहीं कहेंगे, कैग महोदय को हटाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब केंद्र सरकार के लेखा, ठीक है, लेखा को ये क्या करता है? कैग जो होता है, ये लेखा को राष्ट्रपति को देंगे।
राष्ट्रपति को देंगे ये, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने कितना खर्चा किया है, कहाँ किया है, कितना बाढ़ में पैसा लगाया है, कितना आकस्मिक निधि का प्रयोग किया है, कितने लोगों के हित में काम किया है, कितना रुपया कहाँ से कहाँ गया है, ये सारा चीज़ का जो ब्यौरा है ना, वो कैग अपने पास रखता है। लेकिन वो साल भर तक एकदम चुपचाप बैठा रहेगा, सब देखता रहेगा एकदम चुपचाप, क्योंकि वो डायरेक्ट को रोक नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको बस देखने के लिए बैठाया गया है। वो पूरा साल भर तक बैठ करके देखेगा, और देखने के बाद क्या करेगा कि जैसे ही 1 साल पूरा होगा, जब उसका जब टाइम पूरा हो जाएगा ना, तो अपनी एक फ़ाइल बनाएगा, मोटा सा पूरा फाइल बनाएगा एकदम बढ़िया, कम से कम 100-150 पन्ने का, एकदम पूरा भर देगा एकदम इसको बढ़िया से। और ये क्या करेगा, डायरेक्ट राष्ट्रपति को ला करके दे देगा, कहेगा सर ऐसा है कि देख लीजिए कि हमारे देश का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ और कितना कितना खर्चा हो रहा है। अच्छा, राष्ट्रपति भी ऐसा नहीं कि इस रिपोर्ट को पढ़ करके अपने तक रख लेंगे, नहीं, ये क्या करेंगे कि ये संसद में इस चीज़ को उजागर कर देंगे, संसद के पटल पर इसको ला करके राष्ट्रपति रख देते हैं, ठीक है। और संसद में जैसे ही आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि संसद में एक पक्ष है, ठीक है, जो कि पावर में है, और एक क्या है, विपक्ष में है, ठीक है। तो जब यहीं पर जब पता चल जाता है तो जब विपक्ष, भाई जाहिर सी बात है संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों है, तो पक्ष को तो पता चलेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि साला यही खर्चा किया है पूरा, ठीक है, सभी प्रकार के खर्चे जो हैं वो यही कर रहा है। लेकिन विपक्ष जो है वो क्या करेगा, वो तो कहेगा ना कि इतना क्यों, मतलब अपराध पैसा उड़ा रहे हो, जहाँ लगना तो 10 रुपया वहाँ लगा क्या है 15 रुपया, क्या फ़ायदा है। तो विपक्ष के हाथ में जब ये चीज़ जब लग जाती है, तो अगली चुनाव में ये मुद्दा बना देते हैं ये लोग, ठीक है। और देखिए 2013-2012 में 2G जो स्कैम हुआ था, वो इसी प्रकार से कैग ने ही उजागर किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी, ठीक है, उस पर जांच भी बैठी थी। तो इस चीज़ को आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो भी आप लोग ध्यान रखिए कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो केंद्र सरकार के, पहली बात ये कि केंद्र सरकार के लेखा का ये क्या कर रहा है, कैग पूरा एकदम इसके लेखा का लेखा जोखा रख रहा है, और अपनी पूरी बढ़िया से ये फाइल तैयार कर रहा है, ठीक है। ये फाइल तैयार कर दिया, और उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद राष्ट्रपति को दे दिया, और राष्ट्रपति क्या किया, संसद को दे दिया। संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों है, और जैसे ही विपक्ष को पता चलेगा, वो पक्ष का एकदम धज्जियां उड़ा देगा जो रूलिंग पार्टी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है कैग, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब सेम चीज़ आप लोग इस चीज़ को स्टेट में भी समझ सकते हैं, ठीक है। बट स्टेट में क्या होगा कि कैग जो होगा, ये रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को न दे करके राज्यपाल को दे देगा, राज्यपाल को दे देगा, ठीक है। और राज्यपाल में देखिए यहाँ पर कैग है, ये चेन में बना रहा हूँ ताकि आप समझे, ठीक है। ये रिपोर्ट दिया राज्यपाल को, राज्यपाल क्या करेगा, विधानमंडल में रख देगा, ये विधानमंडल, विधानमंडल में इसको पेश कर देगा, ठीक है। अब विधानमंडल में जैसे ही गया, राज्यपाल कैग ने क्या किया, फाइल को राज्यपाल को दे दिया, राज्यपाल ने क्या किया, विधानमंडल में दे दिया। अब विधानमंडल में हमारा पक्ष और विपक्ष दोनों है। अब क्या करेगा पक्ष, अब इनकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर देगा, कैसे, तो भाई पक्ष को तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि किसी ने खर्चा किया है, लेकिन विपक्ष तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, करना भी चाहिए, ठीक है। ऐसे कैसे आप फालतू पैसा खर्चा कर सकते हैं, जो सही है उससे सही है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि दोनों जगह ऐसे ही काम करता है। बस केंद्र में हम राष्ट्रपति की बात करेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति के बाद हम आ जाएंगे कहाँ पे, संसद, संसद में आ जाएंगे। और संसद में हम पक्ष और विपक्ष, जायज़ बात है कि संसद में आ गया तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिल जाएगा हमको यहाँ पे, विपक्ष, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम एक आर्टिकल है, ठीक है, अनुच्छेद काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, अनुच्छेद 266, ठीक है। किसकी बात करता है ये, तो साहब ये बात करता है संचित निधि की। इसमें मैं आपको 2 आर्टिकल बताऊंगा, दोनों इंपॉर्टेंट होगा। एक तो हम बात करेंगे 266 जिसमें संचित निधि की, और एक हम बात करेंगे 267 जो कि आकस्मिक निधि से संबंधित होगा, दोनों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो संचित निधि, संचित निधि कैसे है ये, थोड़ा समझा दीजिए हमें। तो देखिए,
266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संचित निधि में ही ये संचित निधि जो है ना, इसमें क्या किया गया है, संचित निधि और लोक लेखा का प्रावधान किया गया। किसमें? आर्टिकल 266 में। ठीक है, तो संचित निधि में क्या किया जाएगा, तो संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करते ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकाल करके व्यय की जा सकती है। और जैसे मान लीजिए कि ये खजाना है, इस मान लीजिए ये पेटी है, ठीक है, बहुत बड़ा तिजोरी जिसमें कि लाखों अरबों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और ये लाकर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी को ये, जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी हो सकता है पावरफुल एग्जांपल दे, जैसे मान लीजिए पीएम, ऐसा नहीं होगा कि पीएम साहब कहेंगे कि ऐसा है, तुम मेरे काफ़ी करीबी हो, तुम होम मिनिस्टर हो ना, ऐसा करो जाओ और जा करके ये जो लॉकर है ना, इस लॉकर को खोलो और यहाँ से 500 करोड़ रुपये निकाल लो, 500 करोड़ निकाल लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दोस्तों, अगर इस प्रकार का अगर प्रावधान अगर होता ना, तो निश्चित मानिए कि देश को बिकने में या देश को बर्बाद होने में मुझे लगता है कि मुश्किल से 1 दिन लगता है। ठीक है, और कोई भी बर्बाद करके चला जाता, कोई भी मतलब प्रधानमंत्री बनता या मुख्यमंत्री बनता, ठीक है, वो इसको बर्बाद कर देता है। क्यों? क्योंकि उनको रोक टोक कुछ है ही नहीं है। लेकिन धन्य मनाइए संविधान का, ठीक है, जिन्होंने ऐसे 60-70 साल पहले इतना सोच लिया था कि लोग कैसे कैसे बदल जाएंगे। तो संविधान, ठीक है, और लोगों के मन के लालच को मारने के लिए संविधान, इसीलिए तो कहते हैं कि न चलेगा देश गीता और कुरान से, चलेगा देश किससे? संविधान से। यार आप खुद सोचिए कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी आप आंख बंद करके आए, कुछ भी आप करके चले जाएंगे, लोग आपसे जवाब मांगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा देश जो है वो संविधान से चलेगा। क्यों? क्योंकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट पावरफुल। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अच्छा, हम बात कर रहे थे अपनी किसकी? संचित निधि की। तो प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि किसी को भी भेजेंगे, कहेंगे जाओ 500 करोड़ रुपये निकाल कर लेके चले और चलो पार्टी करते हैं कहीं चल करके। ठीक है, इन लोगों का पार्टी तो भारत में होता नहीं है। कहाँ होता है? तो वहीं होगा स्विट्जरलैंड में, विदेश में, लंदन में। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐसा मतलब प्रावधान कर दिया गया कि आप क्या करिए कि संसद द्वारा, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं 266 संचित निधि। ठीक है, संचित निधि। तो संसद द्वारा यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, संसद द्वारा क्या करेंगे आप? विनियोग विधेयक, ठीक है, विनियोग, इसको ध्यान रखिएगा, विनियोग विधेयक को आप पारित कराएंगे। और पारित करने के बाद जब यहाँ से जब पारित हो जाएगा, तब जा करके ये जो लॉकर है ना, ये खुलेगा, इसमें से पैसा निकलेगा और वो खर्चा होगा। देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर बनाया गया है। संसद में आप जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा से क्या करेंगे? विनियोग विधेयक पारित कराएंगे। विनियोग विधेयक जैसे ही पारित हो जाएगा, अब विनियोग विधेयक जाहिर सी बात जब पारित हो रहा है तो हमने जिनको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है, तो अगर रोकना होगा तो वो लोग रोकेंगे। हम लोग कहेंगे नहीं भाई, जन कल्याण के लिए सही चीज़ है ये, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कहेंगे नहीं नहीं ठीक है, पैसा जाने दो। वो पैसा निकलेगा, 500 क्या, यहाँ से 5000 करोड़ निकाल लीजिए आप, और जा करके आप क्या करिए? देश के हित में आप खर्चा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि पैसा कैसे निकलेगा। तो संसद में विनियोग विधेयक को आपको पारित कराना आवश्यक है, अदरवाइज आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप पैसा खर्चा करते हैं। अब देखिए संचित निधि, ठीक है, संचित निधि जिसकी बात हम 266 में जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि संचित, ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ इसको बार बार। ठीक है, तो यहाँ से भारत की संचित निधि पर भारित कुछ व्यय होता है। ठीक है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। ठीक है, तो ये व्यय किन के ऊपर होता है?
पहला आप ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का क्या होता है, यहाँ से वेतन दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, और जो भी अन्य जो मतलब जो चीज़ें होंगी वो सब यहाँ से इनको मिलेगा। ठीक है। दूसरा, लोकसभा का अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष हो गया। ठीक है। और सभापति राज्यसभा का सभापति। ठीक है। प्लस उपसभापति। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों सदनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वेतन होता है वो यहीं से दिया जाता है। ठीक है। आपको पता होगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति को उसके पद के लिए सैलरी नहीं मिलता है। इसको सैलरी मिलता है ना, तो इसके लिए मिलता है, सभापति के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको सैलरी सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, न कि उपराष्ट्रपति होने के लिए। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति होने के लिए मिलता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि उसको सभापति होने के लिए मिलता है। ठीक है। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, प्लस हाई कोर्ट के जो जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज लोग होते हैं, इनका जो सैलरी होता है और जो मतलब पेंशन होता है, ठीक है, पेंशन में लिख लीजिए, ये वेतन प्लस पेंशन वो यहीं से दिया जाता है। ठीक है। और एक जो चौथा पॉइंट है वो है क्या, कि भारत के जो सीएजी जो होते हैं, सीएजी जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या, वेतन और पेंशन, और जो भी भत्ता होगा, इनका भत्ता आप सब में लिख सकते हैं। ठीक है, वो इसी से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये मैं बात स्पेशली इस आर्टिकल की कर रहा हूँ, इस आर्टिकल की। ठीक है, 266 की याद रखिएगा कि 266 में जो मतलब संचित निधि है, वहाँ से किसको किसको हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है, इसी को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब एक अंतिम आर्टिकल है। वीडियो अब हमारी वैसे ऑलमोस्ट 22-23 मिनट की हो ही चुकी है, लेकिन बात यहाँ पर 22-23 मिनट की नहीं है दोस्तों। बात यहाँ पर है कि टॉपिक को कंप्लीट कराने की और आप लोगों को बताने का। अब ये बताइए कि कोई टॉपिक अगर नहीं 20 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो मैं इसको खींच करके 20 मिनट कंप्लीट कर दूँ, हैं 2-3 पॉइंट काट दूँ, अब पता चला कि वही एग्जाम में आ गया तब। तो ऐसा नहीं सोचा जाता है। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो देखा जाता है उसको, ठीक है, लास्ट तक, कि हो सकता है कि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए लास्ट में, जैसे इसमें हम बताने जा रहे हैं आर्टिकल 267, क्या है ये है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि। ठीक है, आकस्मिक निधि की हम बात करेंगे। तो ये क्या होता है कि संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिक नीति सृजित करने की शक्ति देता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो ये संविधान का जो आर्टिकल 267 जो है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि संसद एक मिनट, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। संसद प्लस विधानमंडल, इन दोनों को क्या कहता है कि ऐसा है कि आप दोनों लोग आकस्मिक निधि, ये संसद जो है ये तो भारत का बात करेगा, ठीक है, और ये किसका बात करेगा, ये बात करेगा राज्य का। ठीक है, यानी विधानमंडल राज्य के लिए और संसद भारत के लिए आकस्मिक निधि का सृजन कर सकता है आर्टिकल 267 के तहत। ये पावर किसने दे रखा है, ये पावर संविधान ने दे रखा है। ठीक है,
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहाँ से जो भी पॉइंट बन सकते थे मैंने बता दिया, इनका कार्यकाल बता दिया, कितने वर्ष तक ये रह सकते हैं ये मैंने बता दिया, कौन इनकी नियुक्ति करता है, किस आर्टिकल में इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। कैसे इनको हटाया जाता है, हमने संचित निधि के भी बारे में बात कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कैग जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और कल हम बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका। अगला वीडियो हमारा राज्य की कार्यपालिका से संबंधित आएगा। थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, हालांकि टॉपिक कंप्लीट हो गया, अभी आप लोग निश्चिंत होकर के यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो कल मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अच्छे से रहिए, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तब तक के लिए नमस्कार।